हेलो एवरीवन। हमारे वेब डेवलपमेंट फुल स्टैक के कोर्स में जहां हम आपको पाइथन, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जैंगो और एसक्यूएलआइट की मदद से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कैसे करना है वो बता रहे थे। बीच में दीपावली वेकेशंस और एग्जाम्स के कारण बहुत लंबा गैप लग गया। इस रीजन से ये वीडियो एक कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो है जो कि आपको आपके जितने कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे उनको ब्रशअप करने में हेल्प करेगा। सो अगर आपने इस जो कोर्स है उसके सारे वीडियोस वॉच नहीं किए हैं बट आप इस कोर्स के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि पूरा कोर्स 1.5 घंटे की ऑलमोस्ट 10 एक क्लासेस तो हो गई थी, उनको अटेंड करना ज़रूरी है। बट स्टिल ये एक ब्रशअप कोर्स है। सो आज के इस वीडियो में हम पाइथन, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट और जैंगो जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे सारे के सारे क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। ओके, सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष्मान एंड आप देख रहे हैं एपीआई एजुकेशन पर हमारे इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। तो शुरू कर लेते हैं हमारे इस कोर्स के साथ वीएस कोड ओपन करके। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई tutorial.py नाम की फाइल बना रहा हूँ। तो पाइथन सबसे पहले हमने स्टार्ट की थी, तो पाइथन के कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि इसके अंदर आप कंपाइलर नहीं इंटरप्रेटर के साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये बनता है कि जो इंटरप्रेटर होता है वो कमांड्स जो कि लिखी हुई हैं उनको मशीन लर्निंग या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है वन बाय वन, यानी एक एक करके वो कमांड्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एंड देन उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करता है। बट जो कंपाइलर होता है वो सारे कमांड्स को एक साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करता है, देन उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। दोनों कर वही सेम काम रहे हैं लेकिन दोनों के तरीके में अंतर है। तो इसीलिए कंपाइलर में इंटरैक्टिव मोड नहीं मिलता जबकि इंटरप्रेटर में एक इंटरैक्टिव मोड हमको मिल जाता है। अगर आपको नहीं पता इंटरैक्टिव मोड का क्या मतलब होता है तो जब हम कमांड प्रॉम्प्ट में पाई लिखकर यहाँ पाइथन के कमांड्स डाल सकते हैं, जैसे कि प्रिंट हेलो, इसको कहते हैं इंटरैक्टिव मोड। और स्क्रिप्ट मोड होता है जहां हम पहले से पूरा कोड एक फाइल में लिख के तैयार रखते हैं एंड देन पाइथन में उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। सो अब देख लेते हैं पाइथन में इनपुट और आउटपुट कैसे होता है। प्रिंट कमांड की मदद से आप आउटपुट दे सकते हो। प्रिंट के अंदर कोई भी स्ट्रिंग डाल दिए और अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो जैसे कि A=5, B=5 या C=5.0 तो आप इन तीनों को प्रिंट की मदद से इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एफ स्ट्रिंग जैसा भी एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। आप इन ब्रेसेस के बीच में जो भी लिखेंगे वो एक वेरिएबल होगा और उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी यहाँ पे, जैसे कि A+C is the sum of A and C। इस तरीके से एफ स्ट्रिंग काम कर रही है एंड इसका आउटपुट जब हम देखेंगे तो वो आपको A+C का आउटपुट जो होगा यहाँ रिप्लेस हो जाएगा कर्व इस ब्रेस A+C की जगह पे। इस तरीके से हम प्रिंट करते हैं। अब इनपुट लेना अगर हो A इक्वल्स हो गया इनपुट एंटर नंबर, और इसी को हम कहते हैं डायनेमिक टाइपिंग कि हमने पहले A=5 लिख दिया और बाद में A इनपुट लिख दिया। डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है एंड हम एक ही टाइप के जो वेरिएबल को है दो अलग अलग टाइप का डेटा दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमने इंटीजर दे दिया और यहाँ हम इसको स्ट्रिंग दे रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी को डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं और ये पाइथन को बहुत ही फ्लेक्सिबल बना देता है। इसके बाद में अभी तक हम इतने को रन करके देख लेते हैं। ये देखो हेलो एपीआई इयर्स 5 5 5 तीनों प्रिंट हो गए। 10.0 इज द सम ऑफ A and C एंड एंटर अ नंबर, मैंने लिखा 5, डन। ओके, इस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है। अब देख लेते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि कोई नंबर इवन है कि नहीं, तो सपोज इफ int a %2 equals 0,
यहाँ मैंने क्या किया, ए जो कि एक स्ट्रिंग थी उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर उसको 2 से डिवाइड करके जो उसका रिमाइंडर आया मॉड्यूलस ऑपरेटर की मदद से उस रिमाइंडर को फेच करके मैंने कंपेयर किया क्या वो 0 के इक्वल है। अगर वो 0 के इक्वल है मैंने लिखा प्रिंट नंबर इज इवन, और अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो मैंने लिख दिया प्रिंट नंबर इज ऑड। और इस तरीके से आपके इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स काम करते हैं। साथ में आप एलिफ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ एलिफ की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाता हूँ। जैसे कि आपने लिखा b इक्वल्स इंट इनपुट एंटर अ नंबर, और फिर यहाँ लिखा इफ b इज ग्रेटर देन 5 प्रिंट मोर देन 5, elif b equals 5 print equal to 5, else print less than 5। और यहाँ पे एक छोटा सा सिंटेक्स गड़बड़ा गया है। यहाँ पर ये जो स्पेस है इनको इंडेंटेशन कहते हैं, और ये आपके अलग अलग कोड ब्लॉक्स को डिफाइन करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि b 5 से बड़ा है या नहीं है। सो a ऑड है या नहीं और b 5 से बड़ा है या नहीं, हमको ये आउटपुट मिलने वाला है। एंटर नंबर 5 नंबर इज ऑड, एंटर नंबर 4 लेस देन 5। ओके, इस तरीके से ये काम कर रहा है। नेक्स्ट हमने कंडीशनल्स देख लिए, तो अब लूपिंग देख लेते हैं। लूपिंग कैसे देखेंगे, फॉर लूप होता है एक जिसके लिए हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज 0 से लेके जो भी नंबर हम लिखते हैं उसमें से एक कम, जैसे हमने 56 लिखा है तो 55 तक ये चलेगा। मैं लिख सकता हूँ प्रिंट आई इंटू 2, जिससे कि आई की जो टेबल है जो 2 की टेबल है वो प्रिंट हो जाएगी 55 टाइम्स तक। एंड इसके साथ साथ एक वाइल लूप भी होता है, तो अगर मैंने लिखा c इक्वल्स 0 तो मैंने लिखा वाइल c is less than 100 print c into 3, तो ये आपको 3 की टेबल प्रिंट करके दे देगा अप टू 99 टाइम्स तक, 0 से लेके 99। इस तरीके से फॉर और वाइल लूप चलते हैं। ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, ये एक रिवीजन वीडियो है, इसलिए मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी बहुत कुछ रिवाइज करवाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको लग रहा है कि ये फास्ट है तो आप ट्यूटोरियल वीडियोज़ देख सकते हैं जो कि मेरी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट के अंदर है, जिसमें इत्मीनान से मैंने 1.5 घंटे का टाइम लेके आपको पाइथन 3 से 4 लेक्चर्स में सिखाई है। सो बहुत अच्छे से सिखाई है, अभी हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं। ओके, वाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन। तो अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ func1 और फिर यहाँ कहता हूँ प्रिंट आई एम function1 और फिर मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, तो ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। एंड इस फंक्शन को हम जितनी भी बार कॉल करेंगे उतनी बार आई एम func1 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं func1 तो खुद को प्रिंट करता हूँ कॉल करके, फंक्शन कॉल तो होगा ही, साथ में नन रिटर्न कर रहा है तो ये नन प्रिंट कर देगा। ओके, सो इससे पहले जो फॉर लूप से पहले का पार्ट है वो हम टेस्ट कर चुके हैं, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट वो चीज़ होती है जिसको इंटरप्रेटर पूरी तरह इग्नोर कर देता है एंड सीधा एग्जीक्यूशन यहाँ नीचे से स्टार्ट करता है। रन किया पाइथन फाइल को, आप देख सकते हो यहाँ इन्फिनेटली 0 प्रिंट हो रहा है। क्यों इन्फिनेटली 0 प्रिंट हो रहा है, बिकॉज यहाँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है ही नहीं, तो मैंने c प्लस इक्वल्स 1 लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे इंक्रीमेंट आ गया, तो अब ये इन्फिनेट 0 प्रिंट नहीं होंगे। ओके, अभी भी हो रहा है, वेट, c लेस देन, ये सेमीकोलन मुझे हटाना है यहाँ से, कम ऑन। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया एंड ये इन्फिनेट एग्जीक्यूशन बंद हो गया। ओके, एंड यहाँ पे आई एम function1 2 बार कॉल हो रहा है एंड नीचे नन कॉल हो गया, प्रिंट हो गया, बिकॉज मैंने प्रिंट किया था func1 ने जो भी रिटर्न किया। अगर मैं नन की जगह यहाँ पे रिटर्न डोरेमोन कर दूँ तो नॉन की जगह डोरेमोन प्रिंट हो जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, इस तरीके से फंक्शंस काम करते हैं। अगर मैं यहाँ एक आर्गुमेंट देता हूँ सपोज a और फिर मैं a को प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आई एम func1 की जगह a प्रिंट हो जाएगा, जो कि मैंने अभी कुछ भी नहीं दिया इसलिए एरर आ गया। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नोबिता एंड अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड 1 a इट इज़ नॉट मिसिंग
प्लीज चेक इट अगेन. ओके, हियर इट इज मिसिंग एंड यहाँ पे नोबिता दो बार प्रिंट हो चुका है. ठीक है, ओके. अब इस तरीके से हमने आर्गुमेंट यूज़ किया. एक डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट नाम की चीज़ भी होती है, यानी कि मैं बी को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ और यहाँ रिटर्न में डोरेमोन की जगह बी कर देता हूँ. तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, अगर हम कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ हो जाएगी. आप देख सकते हो 0 आ गया. अगर हम कोई वैल्यू पास कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख दिया b = 7, तो हमको 7 रिटर्न होके मिलेगा, ना कि 0. एंड आप देख सकते हो, वेट, मेरे को यहाँ लिखना चाहिए था. जल्दबाजी में मैं ये सारी हरकतें कर रहा हूँ. ओके, 7 b = 7 लिख दिया. ग्रेट. एंड 7 यहाँ पे प्रिंट होके आ गया. तो फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट जो है हमने ब्रशअप कर लिया. फंक्शन हो गया, लूप हो गया. अब हम देख लेते हैं क्लासेस क्या होता है. क्लासेस के लिए आप एक तरह का एक फ्रेमवर्क बना रहे हो, एक फैक्ट्री बना रहे हो जो आपके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता है. फॉर एग्जांपल मैंने क्लास बनाई बुक, और एक इनिट फंक्शन हर एक क्लास में होता है जिसके अंदर एक सेल्फ आर्ग्यूमेंट होता ही है. एंड देन मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ, और ये मेरा मिनिमल वर्जन बन गया है क्लास का. हालांकि इसे यूजेबल बनाने के लिए मैं कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करूँगा, जैसे कि नेम ऐड कर सकता हूँ, ऑथर ऐड कर सकता हूँ, प्राइस ऐड कर सकता हूँ, सब्जेक्ट ऐड कर सकता हूँ. एंड ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हो गए. मैं कनेक्ट कर दूंगा सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स नेम, सेल्फ डॉट ऑथर इक्वल्स ऑथर, सेल्फ डॉट प्राइस इक्वल्स प्राइस, सेल्फ डॉट सब्जेक्ट इक्वल्स सब्जेक्ट. एंड ये करने के बाद में मैं एक लिस्ट बना सकता हूँ बुक की, बुक्स, ये लिस्ट बना ली. एंड देन मैं यहाँ पे बुक्स डॉट अपेंड सेल्फ कर दूंगा, जिससे कि ये जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया वो इस बुक्स नाम की लिस्ट में ऐड हो जाएगा. अभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैं चाहे जितने ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ यहाँ पे बुक को कॉल करके. एंड यहाँ पे वैल्यूज़ देके, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ तो भी वैल्यूज़ दे दी. एंड एक ऑब्जेक्ट मेरा बन चुका है. अब मैं फॉर आई इन बुक्स की मदद से सारे ऑब्जेक्ट्स को ट्रैवर्स कर सकता हूँ. प्रिंट करूँगा आई डॉट नेम और आई डॉट ऑथर. ये मेरे को नेम और ऑथर यानी कि पहले दो आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू दे देगा. लेट्स रन इट. आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट बन गया. और मैं और भी ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ. जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मैं बनाऊंगा उतने ही ज़्यादा इटरेशंस फॉर लूप के प्रिंट आउट देंगे. आप देख सकते हो. ठीक है, ओके. तो इस तरीके से हमारी क्लास और ऑब्जेक्ट्स बनते हैं. आपको नहीं पता क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है, रिवीजन में इतना ही कराऊंगा. आप जाके मेन वीडियो देख लीजिए जिसमें आपको समझ में आए कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फाइल हैंडलिंग. तो अगर मैं एक फाइल को ओपन करता हूँ, फाइल नेम डॉट txt, मोड इक्वल्स रीड हो सकता है या फिर राइट हो सकता है या फिर अपेंड हो सकता है. मैंने यहाँ पे अपेंड मोड लिया. फाइल डॉट राइट, दिस इज सम टेक्स्ट, और फिर मैंने फाइल को क्लोज कर दिया. जब हम फाइल को क्लोज करते हैं तभी वो सेव होती है. अगेन मैंने फाइल को ओपन किया एंड यहाँ पे लिखा फाइल नेम डॉट txt. आप txt की जगह कोई और एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हो. इस बार मैंने रीड मोड यूज़ किया. देन मैंने लिखा a इक्वल्स फाइल डॉट रीड, और मैंने लिखा फाइल डॉट क्लोज. साथ में मैंने लिख दिया प्रिंट a. तो फाइल के अंदर जो कंटेंट है वो प्रिंट हो जाएगा. इस ऊपर वाले पार्ट को हम कमेंट आउट कर सकते हैं. अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. एंड यहाँ पे दिस इज सम टेक्स्ट प्रिंट हो गया है. और अगर हम यहाँ पे देखें फाइल नेम डॉट txt ये रही जिसमें दिस इज सम टेक्स्ट आ गया है. ओके, इस तरीके से हम फाइल हैंडलिंग करते हैं. अपेंड मोड में पुराना कंटेंट ओवरराइट हो जाता है, जबकि अपेंड मोड में पुराना कंटेंट ओवरराइट नहीं होता है. अपेंड मोड में नहीं होगा, राइट मोड में ओवरराइट हो जाएगा.
एंड रीड मोड आपकी रीड करने के लिए होता है कंटेंट को। रीड में 3 फंक्शन होते हैं, रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस। रीड लाइन का काम होता है एक लाइन रीड करना, रीड लाइंस का काम होता है सारी लाइंस रीड करके एक लिस्ट रिटर्न कर देना। रीड का काम होता है पूरी फाइल को एज एन स्ट्रिंग रीड करना। तीनों का अपना अपना यूजेज है जो कि हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था प्रीवियस क्लासेस में। ओके, सो यहाँ पे फाइल हैंडलिंग का काम हो चुका है। एंड अब यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट होते हैं पाइथन के अंदर, टपल होता है, डिक्शनरी होता है, सेट होता है। सो बेसिकली एक तरह से ये एक ही जैसी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं म्यूटेबिलिटी का, इम्यूटेबिलिटी का। जैसे कि मैंने एक लिस्ट बनाई स्क्वायर ब्रैकेट से, मैं एक स्ट्रिंग बना सकता हूँ क्यूब्स की मदद से, मैं एक डिक्शनरी बना सकता हूँ कर्ली ब्रेसेस की मदद से, और मैं एक सेट बना सकता हूँ कर्ली ब्रेसेस की मदद से। डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर्स आएंगे, जिसको मैंने यहाँ लिखा की कॉलन, फिर मैंने यहाँ लिखा वैल्यू। एंड सेट के अंदर यूनिक वैल्यूज आएंगी जो कि रिपीट नहीं होंगी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक बार फिर से 3 लिख दूँ तो वो सेट के अंदर काउंट नहीं होगा। सो करके देखते हैं। सबका आउटपुट ले लिया है। आप देख सकते हैं कि लिस्ट के अंदर जो है रिपीटेड वैल्यूज होंगी, लेकिन सेट के अंदर नहीं होंगी, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड डिक्शनरी में की और वैल्यू, स्ट्रिंग के अंदर दिस इज एन स्ट्रिंग आ चुका है। इस तरीके से हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं पाइथन में। एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो कि ऑब्वियसली क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो यहाँ तक हमने पाइथन के सारे कॉन्सेप्ट ब्रश अप कर लिए जितने भी आपको जैंगो के लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक HTML फाइल बनाते हैं index.html। ओके, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो मैं index2.html बनाऊंगा। 3 4 5 index5.html बना ली। बॉयलर प्लेट के लिए एक्सक्लेमेशन लगा के एंटर प्रेस करना है। VS कोड के अंदर यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, टाइटल ऑफ योर साइट। एंड आप HTML कंटेंट देते हो, यहाँ बॉडी के अंदर स्टाइलिंग कंटेंट देते हो, हेड के अंदर एक स्टाइल टैग लगा के। एंड जो जावा स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट आप दे देते हो बॉडी के बाद स्क्रिप्ट टैग लगा के। जैंगो के अंदर तो ऐसा ही होता है, बाकी और भी तरीके होते हैं, जैसे कि स्टाइल देने के लिए आप एक्सटर्नल CSS या इनलाइन CSS का यूज़ कर सकते हो, और स्क्रिप्ट भी आप बाहर से लिंक कर सकते हो। बट जैंगो के अंदर हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं, इसलिए जैंगो के बेसिक्स पे आप यहाँ पे डायरेक्टली जो मैंने फॉर्मेट बताया है उसी हिसाब से काम करोगे। ओके, सो यहाँ पे हो गया H1 यानी कि एक हेडिंग 1, दिस इज अ हेडिंग। अब अगर आपने लाइव सर्वर वाला इंस्टॉल कर रखा है एक्सटेंशन, तो ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक कर सकते हैं। थोड़ी सी देर लगती है एंड लाइव सर्वर में आपका पेज ओपन हो जाता है। दिस इज अ हेडिंग। अब दिस इज अ हेडिंग आ गया। उसी तरीके से हम यहाँ पे और भी कंटेंट लगा सकते हैं, जैसे कि एक पैराग्राफ लगा सकता हूँ मैं। ओह वेट, सो मेरा एमिट काम करना बंद कर दिया गया, नहीं किया। फ्लोरेम 40 से मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट लिया है, यहाँ पे ये पैराग्राफ आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो स्टाइल के अंदर हम गए, हमने पहले सेलेक्ट किया सब कुछ पूरे डॉक्यूमेंट को। M0 लिखा मार्जिन 0 करने के लिए, P0 लिखा पैडिंग 0 करने के लिए। एंड देन हमने यहाँ पे H1 को सिलेक्ट कर लिया, और H1 को सिलेक्ट करके यहाँ हमने दे दिया फॉन्ट साइज 4VH। ओके, तो फॉन्ट साइज बहुत ही छोटा हो गया H1 का। इसी तरीके से हम टारगेटिंग करते हैं। क्लासेस और आईडीज़ के बारे में आपको बता दूं, तो अगर मैं इस पैराग्राफ को आईडी देता हूँ मेन पैरा, और मैं नीचे एक और पैराग्राफ बना देता हूँ, इसको मैं क्लास देता हूँ सेकंड पैरा, सेकेंडरी पैरा। एंड यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ बनाता हूँ
सेकेंडरी पैरा नाम का। ओके, सो SP2 लिख देता हूँ यहाँ, और यहाँ SP1। नहीं, मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। एंड इसके बाद हम इन चीज़ों को इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, डॉट सेकेंडरी पैरा। क्लास वो होती है एक CSS के अंदर जिसमें आप मल्टीपल एलिमेंट्स को क्लास के साथ अटैच कर सकते हैं, एंड वो मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर सेम CSS लग जाती है। जबकि ID होती है वो यूनिक होती है हर एक एलिमेंट के लिए, और एक ही एलिमेंट पर वो CSS लगानी हो तो होती है, जैसे कि मेन पैरा। यहाँ मैंने लिख दिया फॉन्ट साइज 5 VW, जो कि हेडिंग से भी बड़ा हो गया। और यहाँ मैं लिख देता हूँ मेन पैरा, जिसके लिए मैंने लिख दिया कलर ब्राउन। मैं कुछ तो भी उल्टी पुल्टी CSS लगा रहा हूँ सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए CSS कैसे लगती है। एंड आप देख सकते हो इस तरीके से ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें डिव और स्पैन टैग्स होते हैं जो कि आपको कॉलम्स बनाने के लिए हेल्प करते हैं, उनकी भी हम हेल्प लेते हैं, जिसकी डिव, और इनके ऊपर क्लासेस लगा के, इनके ऊपर IDs लगा के हम स्टाइलिंग करते हैं, पेज को अच्छा दिखाते हैं। जावास्क्रिप्ट जो होता है उसमें हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर डॉम कंटेंट लोडेड, और एक फंक्शन बनाते हैं। और इस तरीके से यहाँ अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। डॉम मैनिपुलेशन की जावास्क्रिप्ट थोड़ी अलग होती है, लेकिन बाकी की जावास्क्रिप्ट पूरी की पूरी C की कॉपी है। C में जैसे लूप्स होते हैं, C में जैसे कंडीशनल्स होते हैं, जैसे फंक्शंस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी होते हैं। हालांकि डॉम मैनिपुलेशन की प्रॉपर्टीज़ के कारण जावास्क्रिप्ट में और भी बहुत कुछ ऐड हो जाता है। पूरी HTML CSS जावास्क्रिप्ट मैं आपको नहीं दिखा सकता, बट ये एक रिवीजन वीडियो है। आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पुराने वीडियोस देखने होंगे। अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की नॉलेज और अलग अलग टैग्स की नॉलेज से ही आपको ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट पूरी रिवाइज होगी। मैंने आपको एक बेसिक लेआउट HTML CSS जावास्क्रिप्ट का बता दिया, कहाँ कैसे लगती है। और जैंगो टेम्पलेटिंग में इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मैंने ठीक से आपको नहीं बताया था अभी तक। तो मैं जैंगो टेम्पलेटिंग मेन वीडियोस में कवर कर लूँगा, जो कि कल से आने वाले हैं 1.5 घंटे के लेक्चर्स। तो उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। एंड इतना फास्ट बोल बोल के वाकई में मेरी हालत ख़राब हो गई है। सो मैंने बहुत ही जल्दी कोशिश की है आपको सब कुछ रिवाइज करवाने की, एंड ये सिर्फ एक रिवीजन था। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है देन प्लीज़ गो एंड विजिट द प्रीवियस वीडियोस। उन प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में आपको सब कुछ समझा रखा है। इतनी जल्दबाजी नहीं कर रखी है, भगाया नहीं है। लेकिन आज मैंने लिटरली HTML CSS जावास्क्रिप्ट जिसमें मैंने कम से कम 10 दिन लगाए थे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आधे घंटे के अंदर बता दिए हैं। ये इसलिए क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है आज के टाइम पर, और जो ऑलरेडी 10 दिन तक ये सब पढ़ चुके हैं वो बहुत आराम से समझ जाएंगे इस आधे घंटे के वीडियो से, उनको सब कुछ वापस याद आ जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड कल से वेब डी के कोर्स में वापस आ जाओ। और मेरी वेबसाइट के ऊपर अभी DS एंड ऊप्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स चल रहा है। अगर आप apieducation.co.in पर आएंगे और आप यहाँ क्लासेस पे आएंगे तो आपको एक DSA प्लस ऊप्स का एक RTU बेस्ड यूनिवर्सिटी लेवल कोर्स मिलेगा, जो कि जस्ट ₹149 में है, जिसमें आपको नोट्स, DPP, डाउट सेशन सब कुछ होने वाला है। एंड यहाँ ब्लॉग्स सेक्शन में आके आपको नोट्स और ब्लॉग्स भी मिल जाएंगे। ओके, सो इन सब की मदद से अपनी पढ़ाई करते रहिए एंड आप अपना करियर ज़रूर बनाइए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।